नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। हम एक ऐसा खुलासा आज करने जा रहे हैं जो आप सभी लोगों से संबंधित है, आम जनता से संबंधित है, जो आपकी सेहत है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। मैं एक बात और बता दूं कि हम ये जो शो कर रहे हैं ये किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था विशेष से इसका कोई संबंध नहीं है। ये आम जनता की जागरूकता के लिए किया जा रहा है। क्या है ये विषय? आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों के एक हॉस्पिटल में रेड की पुलिस ने, और उस रेड के दौरान वहाँ पर इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा मिला। TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसको मैनेज करती है ये, और TPA के थ्रू ही आपके क्लेम पास होते हैं। तो पुलिस ने एक ऐसे हॉस्पिटल का खुलासा किया जिसमें ना तो मरीज थे, ना स्टाफ था, ना डॉक्टर थे, लेकिन TPA की फाइलें मौजूद थी। यानी वहाँ पर करोड़ों रुपए का महीने में इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाया जा रहा था। तो किस तरह से ये सब खेल होता है, इसके लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं गुरुग्राम के, और जो मेडिकल एसोसिएशन हैं उनकी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल को ऑथराइज करती हैं इंश्योरेंस कंपनियां कि आप हमारे पेशेंट्स का, हमारे क्लाइंट्स का कैशलेस ट्रीटमेंट कीजिए, उसका थोड़ा सा प्रोसेस आप बताएं। यू मीन एम्पेनलमेंट? एम्पेनलमेंट, हाँ सर, प्रथम तो मैं A24 न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं सबको। और जो आपने प्रश्न किया है एम्पेनलमेंट का, जी, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक हॉस्पिटल अप्लाई करता है, और हॉस्पिटल अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड्स या फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल वहाँ पर हैं उनके बारे में उनको बताता है। उसके बाद में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके बाद में वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, एंड इफ़ दे फील सेटिस्फाइड तो वो उसको एम्पेनलमेंट कर देते हैं। क्या क्राइटेरिया, जैसे अभी 10 से 12 बेड का हॉस्पिटल भी एम्पेनलमेंट पे आ जाता है, जो हमने अभी के सिनेरियो में देखा है। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि 10 से 15 बेड का हॉस्पिटल या तो उसने NABH लिया हो या ISO स्टैंडर्ड मेंटेन करता हो, तो वो उस पे आ जाता है। तो क्या NABH स्टैंडर्ड के बिना भी हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन देखिए मिनिमम बेड की कम से कम इतने बेड होने चाहिए। वो रिक्वायरमेंट अलग अलग TPA की, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज हैं। मतलब शहरों के हिसाब से स्पेशलिटी शहरों के हिसाब से भी हैं, और एक जैसे जनरल हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसमें वो वेरी करती है। और वो मतलब कंपनीज कुछ 15 पे भी करती हैं, कुछ 25 पे भी करती हैं, कुछ की मिनिमम 50 है। जैसे सरकारी योजनाएं हैं इंश्योरेंस की, जो कि एक जैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बड़ी, विश्व की अद्वितीय एक योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, जी। आयुष्मान भारत में कम से कम 50 बेड होने चाहिए। उसके अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए NABH होना चाहिए, उसके कुछ मानदंड हैं। तो वो मानदंड सभी इंश्योरेंस कंपनी अपनी अपनी इंडिविजुअलाइज उन्होंने कर रखा है। बट बाई एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जहाँ पर डॉक्टर हों, जहाँ पे नर्सिस हों, जहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा हो, जहाँ पे इमरजेंसी की सुविधा हो, इस प्रकार की कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, यदि वो पूरा करता है तो वो एम्पेनलमेंट कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी खुले हुए हैं सभी शहरों में, मैं खाली गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे जो ऑनर है वो डॉक्टर नहीं है, और एक 2 मंजिला मकान किराए पे लिया और उसको जो है हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि जो अभी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आई कि नर्सिंग होम बना सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, लेकिन उसमें साफ तौर पर मेंशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्टर को IMA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो क्या ये नर्सिंग होम खोलने के लिए IMA में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? देखिए, IMA एक NGO है, ये IMA का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, वो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि स्टेट मेडिकल काउंसिल में, उसके अंदर जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंदर उसका पंजीकरण अनिवार्य हो। ये हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक इस तरह का प्रश्न कर दिया, ये यू हैव ओपनड ए पेंडोराज बॉक्स, जिस पे हम सारे दिन भी बहस करें तो समय कम पड़ जाएगा। जी जी। देखिए, हम लोगों ने MS किया, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट थी,
कि भाई हमको काम करना है, वो जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है अस्पताल खोलने का, वो बदल गया है। हाँ, उसी पे ये हम बात एक कर रहे बिजनेस मॉडल हो गया है हैं जी। दुर्भाग्यवश। और इसमें मैं सभी को दोष देता हूँ। सभी का मतलब जो हमारे राजनैतिक दिशा निर्देश हैं, जो सरकार के जो नीतियां नीतियां हैं, हैं जो, वो जो नीति निर्धारण करती है, उसमें आप देखिएगा, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, लेकिन आप ये देखना कि छोटे और मीडियम टाइप के अस्पतालों को चलाना आज की तारीख में खांडे की धार बोलते हैं हरियाणा में जिसको, इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट कि बहुत से छोटे अस्पताल जो जेन्युइन एथिकल काम करते हैं, वो डॉक्टर्स या तो अस्पताल को लीज पे दे रहे हैं, या बेच रहे हैं, या अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, या वो सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे केंद्रित हो गए। उसका कारण ये है कि देखिए, दो बातें हैं जी। एक तरफ होता है रेगुलेशन, एक तरफ होता है नो रेगुलेशन, और एक एंड पे आता है ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन। तो हमारे देश की जो मेडिकल चिकित्सा सेवाएं हैं, वो कहीं तो दिखती है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कि आपने 10th पास की या 8th पास की, किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास काम रहे किया और क्लिनिक खोल और करके बैठ आपने गए। 50 बेड का 100 बेड का अस्पताल डाल लिया, हाँ, पैसा है आपके पास और आप डॉक्टर उन्हीं किराए पे डॉक्टर्स ले को लेंगे। बुलवा रहे हैं जिनके अंडर आपने काम किया कभी। एक तो सीन ये हो गया। दूसरा ये है कि एक क्वालिफाइड, वेल एडुकेटेड, एथिकल तरीके का डॉक्टर है, उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब काम शुरू करने से पहले उसके पास में 25 तरह की अड़चनें आ गई। इतने ज़्यादा कानून हैं, लेकिन जो मानता है कानून उसके लिए उस पे कानून लागू होता है। जी, जी। एक तो ये बात है। दूसरा, दुर्भाग्य से हमारा देश जो विश्व गुरु जिसको हम कह रहे हैं, वो कभी होता था, हम बनने जा रहे हैं, वो सब एक, वो पता नहीं मुझे हाँ, क्या बनने जा होगा, रहा, बनने जा रहा, बनने जा रहा। लेकिन हमारा जो सभी व्यक्तियों का, आपका भी मेरा भी सबका जो राष्ट्रीय चरित्र है, वो बहुत ज़्यादा पतन उसका हो चुका है। और वो राष्ट्रीय चरित्र हमारे घर से शुरू होता है। क्या हम अपने पत्नी के प्रति ईमानदार हैं? क्या अपने बच्चों के प्रति ईमानदार हैं? क्या अपने भाई के प्रति ईमानदार हैं? क्या अपने मित्र के प्रति ईमानदार हैं? तो जब हमारा पूरा राष्ट्रीय ही चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, हाँ, तो तो फिर वो सब जगह मेडिकल लाइन की क्या बात करें। हाँ, फिर तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई आपकी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन अब मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भटक गए थे मुद्दे से, कि अब एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोल दिया, आप जैसा कि आपने भी अभी बताया कि भाई 10th पास की, 12th पास की, और जो है कुछ काम सीखा और हॉस्पिटल खोल दिया। तो क्या हरियाणा में नर्सिंग एक्ट लागू नहीं होता? क्योंकि दिल्ली में जो मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है कि दिल्ली में वही इंडियन मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर ही अपना नर्सिंग होम खोल सकता है या क्लिनिक खोल सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हर गली में 4 क्लिनिक, हर गली में 4 हॉस्पिटल। देखिए, ये सब क्या है? मतलब ये सिस्टम का फेलियर है या लापरवाही है? ये ना कन्वीनियंस है, सब एक दूसरे से कन्वीनियंट हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सिस्टम चल रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो कानून तो देखिए बहुत सारे होते हैं, कानून को मानना और कानून की अनुपालना करना, दोनों ही बड़ी विचित्र सी बातें हैं। कहीं पर ये सख्ती से लागू किया जाता है उन पर जो कमज़ोर हैं, और जिसके पास में ताकत है या जिसके पास में पैसा है, उस पर थोड़ा कानून डर जाता है, उसके ऊपर लागू होने से कानून खुद लाचार हो जाता है। तो कानून तो हैं और वो कानून अमल में भी लाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे अमल में लाने जाने चाहिए वहाँ पे वो अमल में नहीं आते हैं, और जहाँ पे लाने चाहिए, मतलब जिस पे जो हाँ, कर रहा है उसको ज़्यादा टच करते हैं। बस। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है। अब जैसे आपने बताया कि एनपैनलमेंट लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है जी। अब ये सब होने के बाद पेशेंट क्लेम की हम बात करते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है, जिस विषय पे हम आज ये चर्चा कर रहे हैं जी, कि एक मरीज अस्पताल में जाता है अपना TPA का कार्ड लेकर के जी। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? कैसे उसको आप एडमिट करते हैं और किस तरह से उसका क्लेम प्रोसेस होता है? देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक पेशेंट आता है, वो कार्ड लेकर नहीं आता है, वो इलाज करवाने आता है। जी। जब इलाज करवाने मरीज आता है, क्योंकि देखो आपने जो बात पहले ही मेरे, यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। ना, वर्ड्स की बात नहीं, सुनिए। एक मतलब कोई कार्ड लेके आता है तो वहाँ पर हमारी सोच बदल जाती है। जी। मैं ये कहता हूँ कि मरीज अस्पताल में इलाज करवाने आता है, और इलाज जब करवाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका फाइल बनती है, यदि भर्ती का है या OPD का है तो उसकी OPD का स्लिप बनता है, उसको फिर इलाज दिया जाता है। जब बात आती है कि जी आपको भर्ती होना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, तो मरीज कहता है जी मेरे पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, ये तो है कायदे की बात।
और वो कहता है इंश्योरेंस है तो फिर चलिए यही बात मानी कायदे की कि फिर उसके प्रोसेस क्या है उसका प्रोसेस ये है कि वो कार्ड, जैसे मेरे पास आता है मरीज तो मैं कार्ड को देखूंगा, फिर मैं रिसेप्शन पे चेक करूंगा कि ये मेरे पास में एम्पेनलमेंट है या नहीं है। यदि है तो उसका एक अधिकृत करने के लिए फॉर्म होता है जो कैशलेस सर्विसेज को ऑथोराइज करते हैं, वो फॉर्म को भरा जाएगा, कुछ उसके टेस्ट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री वगैरह सारी अपलोड होगी, उसके बाद में वो देखेंगे कि ये किस तरह का इलाज है, और यदि टीपीए को लगता है कि जेन्युइन है तो वो उसको ऑथोराइज कर देते हैं, मरीज का इलाज होता है, उसके बाद में छुट्टी होती है तो उसका डिस्चार्ज कार्ड, उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसके बिल वगैरह वापस से अपलोड किए जाते हैं, और उसके अंदर से वो उसको अप्रूव कर। इंस्पेक्शन भी मेरे ख्याल से होता है कि टीपीए की तरफ से कोई डॉक्टर या इस तरह से कुछ। हाँ आते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी आते हैं। अच्छा। उनको पता चल जाता है, या तो उनका वो डाउटफुल केस में आते हैं, वो उनका क्या क्राइटेरिया, नहीं वो तो सच्चे में ज़्यादा आते हैं, मैंने तो कई बार देखा है। डाउटफुल में तो उनका सिस्टम चलता रहता है। अभी डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल को पुलिस ने रेड की थी, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस, ड्रग डिपार्टमेंट, और गुड़गांव में न्यू पालम विहार एरिया में। अब वहाँ पर ना तो मरीज भर्ती है, ना वहाँ कोई क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल है, फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं है। वहाँ पर पुलिस को लगभग 55 से 60 इंश्योरेंस की फाइलें मिली, जो कि 25 अलग अलग टीपीए कंपनियों की थी, और उनसे जो है, जो पुलिस ने हमें बताया कि उनसे करोड़ों रुपए का चूना जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों को लग रहा था। तो उनके क्लेम कैसे पास हो गए, कहाँ चूक रही, आपके तजर्बे के हिसाब से कि कहाँ चूक रही होगी कि उनके जो है इंश्योरेंस क्लेम पास हो गए? नहीं, चूक कहीं नहीं हुई। नहीं, इसमें एक चीज़ और जो हमें सामने आई कि पैसा पेशेंट जो, अब मैं पेशेंट ही कहूँगा क्योंकि आपने कह दिया, मैं कार्ड नहीं कहूँगा, पेशेंट जो इंश्योरेंस में इलाज कराने के लिए आया है उसमें और डॉक्टर में और स्टाफ में वो पैसा बटा है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है पुलिस का। ठीक है, तो वो सब क्या खेल है कि पेशेंट आया है, फिर नेचुरल सी बात है इलाज कराने नहीं आया तो कार्ड लेके आया है, कार्ड को सबमिट किया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है टीपीए को, बिल भी भेजा गया है, मेडिकल बिल भेजा गया, लैब की रिपोर्ट्स तक भेजी गई हैं, मतलब लैब की रिपोर्ट्स में बीमार दिखाया गया उस आदमी को। ठीक है, तो ये क्या खेल है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश एक बार। पहली बात तो ये है कि ये खबर से मैं अनभिज्ञ हूँ, और जो आप कह रहे हैं तो ये सच्ची भी है, और मुझे शर्म आ रही है। शर्म अपने आप पर आ रही है, हमारे कार्य प्रणाली पर आ रही है, इस देश की व्यवस्था पर आ रही है। देखिए, आपने शुरुआत में कही थी कि जिससे मरीजों की सेहत का सरोकार है, इसमें कोई सेहत का सरोकार नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। ये इंश्योरेंस का कुछ गलत जो फ़ायदा कैसे उठाया जाता है उसमें सब ये, इसमें टीपीए भी पक्का मिले होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि बिना टीपीए की नॉलेज के इतना बड़ा ये जो घपला, क्या मतलब गबन है, करोड़ों रुपए महीने का जो है वो। हाँ, तो ये खेल है, इस खेल में आम आदमी पिसता है, और जो बेचारा लाचार मध्यम वर्गीय हम जैसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं वो लोग मरते हैं, वो फंसते हैं, उनकी कमाई सब जगह पे खाई जा रही है, लुटाई जा रही है, उड़ाई जा रही है। तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, तो मतलब ये तो एक सिस्टम, एक पूरा कॉकस है। मेरे को डॉक्टर साहब अचंबा इसलिए हो रहा है कि मेरे खुद का पर्सनल एक मैटर था। मेरे घर में से कोई बीमार था और हमारे पास एक कंपनी का इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस। हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हॉस्पिटल ने हमसे पूछा, जैसा अभी आपने पहले बताया कि आप पूछेंगे भाई क्या बीमारी है। पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ी, पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट एडमिट हो गया, पैसे मांगे, हॉस्पिटल ने जो है प्रोसेस पूरा किया। हॉस्पिटल ने जो है टीपीए में इंटीमेशन दी प्री ऑथेंटिकेशन के लिए, जो हमें बताया गया। जी। तो उसके बाद वहां से कोई व्यक्ति आता है, वो पेशेंट से मिलता है, देखता है और चला जाता है। उसके बाद जब हॉस्पिटल पेशेंट को डिस्चार्ज करता है तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। पेशेंट जेन्युइन था, डॉक्टर जेन्युइन था, टीपीए खुद इंस्पेक्शन करके गया है और उसके बाद वो क्लेम रिजेक्ट हो गया। ये खुद मेरे साथ की बता रहा हूं मैं आपको, किसी और की कही सुनी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, आप सच ठीक है। अब उसके बाद जब मैं इस तरह के देखता हूं कि करोड़ों रुपए का, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हर महीने पास हो रहे थे, और एक कोई पर्टिकुलर टीपीए कंपनी नहीं या कोई एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, 25 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटल उस व्यक्ति द्वारा कराए गए, जो कि फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, 3 लोग गिरफ्तार भी किए हैं वहां से, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर के बारे में पुलिस को अभी कोई जानकारी नहीं है। कुछ AS यादव करके कुछ नाम बताया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे पुलिस को मिला के डिग्री लिखी हुई है MBBS MD MA। अब MBBS MD तक तो मैं समझा, लेकिन MA मुझे समझ में नहीं आया, वो शायद आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो फर्जी पाई गई सारी चीज़ें। तो अब इस पर कैसे रोक लगे, अगला सवाल मेरा है कि इस पर कैसे रोक लगे। देखिए,
रोग नहीं देखिए, इसमें फंसता आदमी। देखिए मेरे को भी अगर कोई आप मेरे से कहेंगे कि आपका इंश्योरेंस कितने का है, मैं कहता हूँ सर 10 लाख का। क्लेम लिया है कभी? कि नहीं लिया जी, मैंने कभी क्लेम नहीं लिया है। ठीक है, मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस है जी। डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि आधा आधा कर लेते हैं। तो मतलब पेशेंट भी खराब ही हो रहा है ना कि जी मैंने तो आज तक लिया नहीं, मैं बीमार ही नहीं हुआ हूँ पिछले 10 साल से। देखिए, अब आपने ऐसी बात की, आयुष्मान भारत जैसी एक योजना है राजस्थान के अंदर, RGHS करके जी। उसमें करोड़ों के घोटाले रोज निकल रहे हैं। अब वो क्यों निकल रहे हैं ये सोचने की बात है, क्योंकि पहले हो गए जो भी घोटाले होने थे वो तो, लेकिन अब उसमें से या तो वो कहीं पे प्रॉपर जो सप्लाई चेन में कहीं पे जी। व्यवधान हुआ है, जो उनके पास में सेवा नहीं पहुंची, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं जहाँ पर हुई है, कहाँ से वो चीज़ें निकलती हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बिना तंत्र के सम्मिलित हुए इस तरह के घोटाले हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए घोटाला तो जब होगा तो तंत्र के अंदर इस तरह के घोटाले होते हैं तो उसके अंदर जो आपने कहा जेन्युइन, जो वाकई जैसे आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ जेन्युइन पेशेंट के रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा आजकल होने लग फर्जी गए ज़्यादा पास हैं, होते हैं। आजकल ज़्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये कैसे ईमानदार हो सकते हैं जब इतने जब लोग ईमानदार नहीं है। तो वो उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड का है, less than 1% people are still indulging in illegal activities of sex determination। लेकिन अब अल्ट्रासाउंड जिसने भी लगा रखा है उसको शक की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो कितना ही हरिश्चंद्र हो, चाहे कितना ही वो एथिकल। अच्छा, लैब रिपोर्ट भी फर्जी बन जाती है, क्योंकि इस केस में लैब रिपोर्ट्स जो हैं वो भी पाई गई है, उनमें बीमारियां बकायदा। क्योंकि देखिए डायग्नोस्टिक जो एक बड़ा रोल हमने सुना है कि करता है। वो लोग ज़्यादा होशियारी से काम करते होंगे पक्का। देखिए इस तरह की गलतियां हमसे हो सकती हैं क्योंकि हमको ध्यान नहीं भी इसमें ये करवाना है वो करना, नंबर 1। नंबर 2, जो TPA के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं क्लेम पास करने वाले, उनकी भी मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, बट उनको ये पता होता है कि भाई इस बीमारी में यहाँ पे TPA में कई बार इंश्योरेंस में उन लोगों को तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि क्लेम को रिजेक्ट कैसे किया जाए, उनको कम पैसा दिया जाता है इस बात का। और जो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजेक्ट करता है वो ज़्यादा सीनियर हो जाता है, ही गेट्स अर्ली प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। तो ये देखिए इस तरह की बातें ना अपने 2 लोगों से नहीं होगी, इसके लिए पूरी चर्चा एक आप रखें जिसके अंदर सभी वर्ग के, जो जिसमें कॉर्पोरेट भी, क्योंकि देखिए नहीं आएगा डॉक्टर साहब, कोई नहीं आएगा। मैं कल से इस खबर पे हूँ और मैंने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की इस खबर को लेकर के, लेकिन सभी मुझे लगता है कि नहीं, वो अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है ना। अब हो सकता है इससे मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन सच्चाई बोलने से यदि नुकसान होता है तो मैं परवाह नहीं करता हूँ। तो चलिए देखा, हमारे साथ ये डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ, जिन्होंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, लेकिन क्या उस अस्पताल में प्रोसेस किया गया, क्या उसे ईमानदारी से किया गया? साफ है नहीं किया गया, इसीलिए मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस तरह के कितने हॉस्पिटल देश भर में चल रहे हैं, प्रदेश भर में चल रहे हैं, इसकी भी जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ताकि जो एक्चुअल इसके हकदार हैं, जो जिनको ज़रूरत है इंश्योरेंस की, जिनके पास पैसा नहीं है, जो इंश्योरेंस करा के अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुले रहें। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे को बीच में एक घटना और याद आ गई कि एक बार हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी कि सड़क दुर्घटना में जो इंजर्ड होगा, जो हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट करेगा, उसको जो है कुछ पैसे थे, एक मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट रखा था। तो मैंने देखा था उस वक्त में कि जो नेशनल हाईवे हमारा, इस पर सारे में जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए थे कि अगर कोई साइकिल से भी गिरा है तो उठा के उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। वो योजना बंद करनी पड़ी सरकार को। उसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, कारण आप ये तलाशिए कि आदमी को रोटी खानी है। अब आजकल जो शॉर्टकट्स सब लोग अपनाना चाहते हैं, बिना मेहनत के पैसा चाहते हैं, चाहे वो उसमें साइबर फ्रॉड्स वगैरह ये क्या हैं ये सब, क्योंकि आप मेहनत से इतना पैसा नहीं कमा सकते, गलत तरीके से आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है। ये प्रवीण जी, ये इंश्योरेंस फ्रॉड नहीं है, ये इस देश के प्रति हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जो एक नागरिक हैं, ना तो हम जागरूक हैं, अब जागरूक हैं तो दूसरों के लिए कि ये गलत क्यों कर रहा है। हम खुद जब गलत करते हैं तो हमारी जागरूकता सो जाती है, हमारी जो एथिक्स हैं वो गहरी निद्रा में। डॉक्टर साहब, लोगों को पता नहीं होता कि मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ उसके बाहर बोर्ड तो बहुत बड़ा लगा होता है जिसमें 20 डॉक्टरों के 50 डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब अंदर जाते हैं, जब हमने, क्योंकि हम इस खबर के दौरान कुछ हॉस्पिटल्स में गए तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स मिले, हमें थोड़ा सा शक रहा कि भाई ये MBBS नहीं है या MD नहीं है, जो भी एक क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम MBBS की तो होनी चाहिए मे बी, तो वो हमें वहाँ पर नहीं लगे। तो
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो क्या सावधानी बरते? भाई मैं बीमार हूँ, चलो इमरजेंसी तो किसी भी नियरेस्ट क्लिनिक पे जा सकता है आदमी। अगर मुझे पर्टिकुलर डिजीज़ का इलाज कराना है, मेरे पास समय है, तो मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूं, क्या देखूं तो मैं अपना सही इलाज करा सकूं? देखिए प्रवीण जी, एक समय होता था जब लोग कहते थे भाई आपको इलाज करवाना है तो एक्स डॉक्टर के पास जाओ, ये ऑपरेशन करवाना है तो बी डॉक्टर के पास जाओ, ये डिलीवरी करवानी है तो सी डॉक्टर बड़ी अच्छी है। इस तरह की पहले मान्यताएं थी। आज के तारीख में ये जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, मैं कितने ही ऐसे इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखता हूँ और वहाँ पर लोग जाते भी हैं। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड आजकल आ गया है, और अभी एआई आ रही है, उसके बाद में तो पता नहीं, देखिए एक एआई तो ट्रीटमेंट भी कर रही है। हाँ नहीं, अब वो अलग बात है, अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। एक मेड, वो एक डॉक्टर के वहाँ काम करती थी, उसने उसकी डिग्री चुरा करके कहीं पे अस्पताल बना लिया, और वो डॉक्टर कभी इमरजेंसी में अनफॉर्चुनेटली उस अस्पताल में गई तो शी वॉज ट्रीटिंग हर, तब पता चला कि अरे ये तो मेरी मेड थी, डॉक्टर बनी हुई यहाँ पर। पंजाब में हुआ, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। तो ये तो चलता है, चलता रहेगा, इस पे रोकना है तो हमको अपने आप को ठीक करना होगा, सीधी सी बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ, जिन्होंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएं तो उस अस्पताल की, आपका इलाज करने वाले डॉक्टर की पूरी जानकारी लीजिए, पूरा वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद आप अपना इलाज कराएं, ताकि आप जो छद्म वेश में जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनसे बच सकें और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। प्रवीण जी, एक छोटी सी मैं व्यवधान कर रहा हूँ, आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ कि हम एक पैंट शर्ट सिलवाते हैं, सूट सिलवाते हैं, जो 2500-3000 रुपये का कपड़ा आता है, जिसकी सिलाई उससे भी ज़्यादा होती है। हम 5 लोगों से पूछते हैं कि यार ये ड्रेस कौन अच्छी सिलाई करेगा, कौन बेहतर टेलर है। हम अपने शरीर के लिए भी हमको इसी प्रकार से संजीदगी से सोचना चाहिए कि ऐसे हम कहाँ पर जाएं, कहाँ पर वो इलाज लें। देखिए 90% प्लस डॉक्टर्स आज भी जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी तरह से निष्ठावान, ईमानदार, एथिक्स से हैं। 10% बहुत कम है, क्योंकि बाकी प्रोफेशन में 10% भी ईमानदार नहीं है। इसलिए आज भी मेरा जो व्यवसाय है, चिकित्सा व्यवसाय है, मैं कहूँगा आज भी वो नोबल है, लेकिन बस वो भगवान जैसा ना माने लोग। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आपने ये महत्वपूर्ण चर्चा सुनी और हमें उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।